बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैस का पार्ट जो है वो 8 करने जा रहे हैं। प्रेशर करेक्शन पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं और आइडियल गैस इक्वेशन का पार्ट 6 और इंशाल्लाह ये फाइनल पार्ट होगा। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। ये वीडियोस चैलेंजिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं, डेयरिंग स्टूडेंट्स और ज़िद्दी बच्चों के लिए ये वीडियोस बन रही हैं। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, वीडियो की लेंथ देख के परेशान हो रहे हैं, बड़ी वीडियो बन गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो है, कौन देखेगा भाई, तो वीडियो बंद कर दें आप। कोई ज़बरदस्ती तो हो नहीं रही है आपके साथ। आप जाएँ या नोट्स उठाएँ, अपने रट्टे मारें और पेपर दें और थोड़े बहुत 2-4 नंबर लेके मुतमईन हो जाएं कि हाँ बस मामला निमट गया। और जो बच्चे सेंसिबल हैं, सेंस रखते हैं, समझते हैं कि नहीं यार ये समझना ज़रूरी है, रट्टों से सिर्फ मसला हल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और आगे टेस्ट क्वालिफाई करने हैं, अगर हम वाकई अपने फ्यूचर से संजीदा हैं, तो कोई क़यामत नहीं आएगी अगर हम व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह थोड़ी देर के लिए रोक दें और ये घंटा निकाल के ये सर जो बता रहे हैं इसको समझ लें। यही बात 5 मिनट में भी तो सर कर सकते हैं। इतनी तकरीर जो कर रहे हैं इसके पीछे कोई फ़ायदा तो है, शायद हमारा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो ये बात बहरहाल मैं बता देता हूँ। तो ये प्रेशर करेक्शन हम करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने वॉल्यूम करेक्शन किया था और उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है वो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के वजह क्या है, रियल गैसेस क्यों जो है वो डेविएट कर रही हैं, क्यों जो है वो पीछे हट रही हैं, क्यों जो है रियल गैसेस वो रिज़ल्ट नहीं दे रही जो कि एक आइडियल गैस का होना चाहिए, रियल गैसेस ऐसा क्यों नहीं कर रही, उन वजूहात पे हमने डिस्कस किया था। बहरहाल तो ये पिछली 2 वीडियोज़ आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी हैं, उनको देख लीजिए। यानी कि इसका पार्ट 6, फिर उसके बाद पार्ट 7 और फिर ये पार्ट 8। अब जो है हम प्रेशर करेक्शन करने जा रहे हैं। प्रेशर करेक्शन ये रही PV इज़ इक्वल टू NRT, PV इज़ इक्वल टू NRT, ये रही वो इक्वेशन। और इसके अंदर ये रहा प्रेशर जिसको हमने सही करना है। वॉल्यूम को हम ऑलरेडी कर चुके। पिछली वीडियो के अंदर आपने देख लिया होगा कि हमने इस वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस किया था। V माइनस NB इज़ इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन आधी हम बना चुके थे। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट और आएगा, तब जाके मामला हमारा फिट बैठ जाएगा। ये ब्रैकेट अब इसके अंदर आ जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो आपके प्रेशर करेक्शन होगा। ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? आइडियल गैस इक्वेशन की। इस गैस इक्वेशन की ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये वाली। और ये जो अब बनेगी फाइनली इस वीडियो में, ये आपकी जो है वो रियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, ये वो इक्वेशन है जो किससे बनी है? इससे बनी है, भूलिएगा मत। ठीक है, और इसके अंदर इस ब्रैकेट को हम फिल करने जा रहे हैं। P की जगह पर ये आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। क्या इशू क्या है आखिर? इशू ये है कि PV इज़ इक्वल टू NRT के अंदर ये P जो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेशर हमें सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा, हमें सही प्रेशर जो है वो नहीं मिल रहा। क्यों सही प्रेशर नहीं मिल रहा? इसके पीछे बुनियाद की तरफ चलते हैं। कोई भी इक्वेशन याद रख लीजिए, इक्वेशन बाद में बनती है, इससे पहले कोई ना कोई थ्योरी आती है। हमेशा थ्योरी पहले आती है। ठीक है, यानी कि बातें, अपने ख़यालात का इजहार, लॉ, ये थ्योरी पहले आती है और थ्योरी के अंदर कुछ बातें की जाती हैं और उन बातों की बुनियाद पर एक इक्वेशन बनाई जाती है। तो इक्वेशन बनना स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? क्या नाम है इसका? KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये वो थ्योरी है जिसकी बुनियाद पर इस इक्वेशन को बनाया गया। ये इक्वेशन आपको कहाँ फ़ायदा दे रही है? गैसेस से रिलेटेड फ़ायदा दे रही है। गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर जो है आप आसानी से
फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। लेकिन ये मामला तो सही चल रहा था। वॉन डर वॉल वो साइंटिस्ट था जिसने बोला बाबा ये जो आप इक्वेशन यूज़ कर रहे हो ये आपको सही रिज़ल्ट नहीं दे रही। प्रेशर और वॉल्यूम ये दो फैक्टर ऐसे जो हैं, प्रेशर सही आपको नहीं मिल रहा और वॉल्यूम भी आपको सही नहीं मिल रहा। तो दूसरे साइंटिस्ट कह रहे हैं भाई सही तो मिल रहा है। तो वॉन डर वॉल कहता है कि भाई सही तो मिल रहा है नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर पे और नॉर्मल टेम्परेचर पे, इन दो चीज़ों पे आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप जो है वो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटा देंगे, तो इसके असरात जो है वो इस इक्वेशन में मौजूद प्रेशर और वॉल्यूम पे पड़ेंगे। आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे फिर गैस के। गैस का वॉल्यूम जो है वो ये इक्वेशन आपको सही नहीं देगी, गैस का प्रेशर जो है वो ये इक्वेशन आपको सही नहीं देगी अगर ये दो मामलात हो जाएंगे। कौन से दो मामलात? अगर तो एक्सट्रीम हाई प्रेशर होगा किसी गैस के ऊपर तब गड़बड़ होगी, सही रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा प्रेशर और वॉल्यूम में। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब जाके ये मामला आपका ख़राब हो जाएगा। वॉल्यूम को हमने देखा था कि इसके पीछे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पॉइंट काम कर रहा था, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, तो जो पॉइंट काम कर रहा था उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, कि वो पॉइंट क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, बहुत ही थोड़ा होता है, आप उसको नेग्लेक्ट करें और कंटेनर का वॉल्यूम लें। वॉन डर वॉल ने कहा नहीं भाई, इसके अंदर आप गैस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको लेना पड़ेगा। और वॉन डर वॉल ने जो है वो साबित किया, और उसके बाद जो है उसने इक्वेशन के अंदर तब्दीली भी की कि अब जो है आपको गैस का वॉल्यूम सही मिलेगा। अब जो है ये इक्वेशन आपको सही रिज़ल्ट देगी गैस के वॉल्यूम को के बारे में। दूसरा जो पॉइंट, इन पॉइंट्स को बड़ा समझना ज़रूरी है KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। दूसरा जो पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर इस प्रेशर को रखा गया है, तो वो पॉइंट क्या है KMT का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का? वो पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और कंटेनर की दीवार से भी टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये टकराव जो हो रहा है इसके अंदर एनर्जी इनकी कांस्टेंट है, यानी कि ये टकराव जो है, ये कोलाइजन्स जो है, ये परफेक्टली इलास्टिक है। इसमें ना तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है, ना एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो रही है। ये KMT का पॉइंट था, दूसरा पॉइंट जिसकी बुनियाद पर ये प्रेशर यहाँ उसने रखा गया। तो क्या पॉइंट है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और इसी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके दरमियान जो टकराव हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, कंटेनर की दीवार से टकरा रहे हैं, ये कोलाइजन, ये टकराव परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब ना तो इनके टकराने से, मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से और कंटेनर की दीवार से टकराने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना तो एनर्जी बढ़ रही है ना घट रही है। वॉन डर वॉल ने कहा कि भाई KMT का ये पॉइंट सही नहीं है, आप ज़रा इसको ठीक कर लीजिए। मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका कोलाइजन, उनका टकराव आपस में परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, यहाँ पर एनर्जी की कमी ज़्यादती वाला मामला हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? साइंटिस्ट ने पूछा क्यों? क्योंकि भाई मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। साइंटिस्ट बरादरी चीख उठी, बोला भाई आप क्या बात कर रहे हैं? बोला मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं साबित भी कर देता हूँ। और उन्होंने फिर उनको एक्सपेरिमेंटली साबित भी करके दिखाया कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका नतीजा क्या निकलेगा कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी कम या ज़्यादा वाला मामला यहाँ पर ज़रूर होगा जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या कंटेनर की दीवार से टकराएंगे। और जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या कंटेनर की दीवार से टकराएंगे, तो इस टकराने के नतीजे में, इस टकराव के नतीजे में वो मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाएंगे, हाँ मेन चीज़ प्रेशर है ना, तो वो मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर आपको पता है प्रेशर क्या है, ये भी एक फोर्स है।
कौन सी फोर्स? जो कि एरिया पे लग रही है। तो ये एक मॉलिक्यूल जब जाएगा कंटेनर की दीवार से टकराएगा, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल टकराने के बाद क्या करेगा? ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब वो यहाँ पर वॉन डेर वाल कहते हैं कि भाई ये जो मॉलिक्यूल जाके इस कंटेनर की दीवार पे जो प्रेशर लगा रहा है वो उतना प्रेशर नहीं है जितना कि ये इक्वेशन बता रही है, वो उतना प्रेशर नहीं है जितना कि ये इक्वेशन बता रही है, इसमें फ़र्क है। अच्छा, तो साइंटिस्ट बरादरी ने पूछा भाई क्यों प्रेशर में क्यों फ़र्क आ रहा है? तो वॉन डेर वाल ने कहा कि भाई इसलिए प्रेशर में फ़र्क आ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल जो है उसकी रफ़्तार में फ़र्क आ रहा है। मॉलिक्यूल जो है उसकी रफ़्तार में फ़र्क आ रहा है, उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो रही है। स्पीड थोड़ी सी क्या हो रही है? रफ़्तार उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो हो रही है इस मॉलिक्यूल की, जब ये इस कंटेनर की दीवार से टकरा रहा है। क्यों स्लो हो रही है भाई? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को पीछे से पकड़ के कोई दूसरा मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है। कैसे खींच रहा है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो खींच रहा है इसको अपनी तरफ पकड़ के, ये खींच रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके ऊपर लग रही है उसको ज़रा समझना ज़रूरी है। अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर तब तो मामला ठीक है। अगर वेक्टर का, फिज़िक्स में जो वेक्टर हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक पार्टिकल है इसके ऊपर भी एक पार्टिकल है, यहाँ नीचे भी एक पार्टिकल है। ये वाला पार्टिकल जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला पार्टिकल जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इन दोनों पार्टिकल्स की तरफ से वो इक्वल लग रही है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो यहाँ पर ज़ीरो है। और बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो पार्टिकल है और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं ना कंटेनर के अंदर, तो ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो पार्टिकल हैं वो भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये पार्टिकल अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये पार्टिकल अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। दोनों सेम फोर्सेस लगा रहे हैं इसकी तरफ, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो है। यही पॉइंट था KMT का, यही पॉइंट था KMT का, ठीक है। तो वॉन डेर वाल ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक तो सही है जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बीच में मौजूद हैं, कंटेनर की दीवार में अंदर मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मुस्तकिल हरकत में है ना, तो यहाँ तक तो मामला सही है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही। लेकिन 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 जब ये मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार की तरफ जाएगा तो इस साइड पर भी जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला भी मॉलिक्यूल मौजूद रहेगा और यहाँ वाला भी मॉलिक्यूल मौजूद रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है वो तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं, उसकी जगह पर कंटेनर की दीवार आ चुकी है। तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल और नीचे वाला मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं अपोजिट इन डायरेक्शन में, तो इनकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसका रिजल्टेंट तो ज़ीरो है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, अप एंड डाउन वाले की, उसका रिजल्टेंट तो ज़ीरो है। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जिसने कंटेनर की दीवार से टकराना है ये उस ताकत से नहीं टकराएगा, उस ताकत से नहीं टकराएगा। तो उसका मतलब ये जो पार्टिकल है उतना प्रेशर भी नहीं लगाएगा, उतना प्रेशर भी नहीं लगाएगा क्योंकि इसकी रफ्तार स्लो हो गई, वेलोसिटी स्लो हो गई है इसकी, इस पार्टिकल की वजह से। ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा, ये स्लो जाके टकराएगा, उसके नतीजे में प्रेशर जो है वो भी कम प्रोड्यूस होगा। अब साइंटिस्ट जो हैं उनको समझ में आई वॉन डेर वाल की बात कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि यहाँ इस साइड पे तो कोई पार्टिकल होगा ही नहीं, जो अपोजिट फोर्सेस जो हैं इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट नज़र आ जाए यहाँ तो गड़बड़ है। एग्जैक्टली सारे पार्टिकल जो कि टकराएंगे सबके साथ यही मसला होगा, सबके साथ यही मसला होगा। जो भी कंटेनर की दीवार से टकराएंगे सबके साथ
यही मसला होगा। यही पॉइंट था जो कि वॉन डर वॉल ने रेस किया था, बोला भाई ये मसला है। तो साइंटिस्ट बरादरीन, लेकिन वॉन डर वॉल ने इस बात को क्लियर किया कि ये होगा कब, आम हालात में नहीं होगा। दो हालात जब होंगे, या तो इस गैस के ऊपर जो आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं वो तो आप बहुत हाई ले जाएंगे, या फिर इस गैस का जो टेम्परेचर है वो आप बहुत घटा देंगे, कम कर देंगे, एक्सट्रीम ठंडक पे ले जाएंगे, तब जाके ये मामला होगा। तो वॉन डर वॉल ने साबित किया कि भाई ये जो इक्वेशन है इसमें जो प्रेशर है ये सही रिज़ल्ट आपको नहीं दे रहा, सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा। जिस ताकत से इस मॉलिक्यूल को टकराना चाहिए था, जितना प्रेशर ये लगा रहा है, उतना प्रेशर एक्चुअली ये नहीं लगा रहा, वो ये बात कर रहा है। तो वो वॉन डर वॉल ने कहा, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वॉन डर वॉल ने कहा कि अगर आपको वही प्रेशर चाहिए जो कि आप चाह रहे हैं, आप यही चाह रहे हैं ना कि हमने तो ये सपोज़ किया है कि हर मॉलिक्यूल एक जैसा प्रेशर लगा रहा है। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा, दूसरे सारे साइंटिस्टों ने कहा कि हम तो ये चाह रहे हैं, हमने जो इक्वेशन बनाई है इसके मुताबिक तो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जैसा प्रेशर लगा रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं। तो वॉन डर वॉल ने कहा कि भाई जो प्रेशर का लॉस हो रहा है, जो प्रेशर का लॉस हो रहा है, जो प्रेशर का लॉस हो रहा है, आप ये करें कि ओरिजिनल प्रेशर के अंदर उसको प्लस कर दें, ओरिजिनल प्रेशर के अंदर उसको प्लस कर दें, ये वाला जो है इसके अंदर आप उसको प्लस कर दें, तब जाके आपको एक नया प्रेशर मिलेगा जो कि सही होगा। तो वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा P इज़ इक्वल टू पी आई, इसको बोल रहा हूँ मैं, आइडियल गैस इक्वेशन का ये P है ना, तो पी आई मैंने आई कर दिया, पी आई प्लस पी एल ओ एस लॉस। क्या कहा वॉन डर वॉल ने? वॉन डर वॉल ने कहा कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इक्वेशन सही बन जाए और पहले जो आपकी ये पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी में प्रेशर आपको सही नहीं मिल रहा है तो वो सही मिले, तो फिर आप ये करें कि ये जो प्रेशर लॉस हो रहा है आप इसको प्लस कर दें, किसके अंदर, ओरिजिनल प्रेशर के अंदर, ओरिजिनल प्रेशर के अंदर, आइडियल प्रेशर के अंदर इसको आप प्लस कर दें, तब जाके आपको एक्चुअल प्रेशर मिलेगा। ये P जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई ये बात? देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ तीन प्रेशर आ गए हमारे पास। एक हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला प्रेशर है पी आई, दूसरा प्रेशर हमारे पास कौन सा है, जो प्रेशर का लॉस हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है ना, तो वो जो कम प्रेशर लग रहा है वो ये आ गया, ठीक है। और जब आइडियल प्रेशर को और प्रेशर लॉस को आप जमा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक नया प्रेशर आपके पास आएगा, वो एक्चुअल प्रेशर आपके पास आएगा, वो ये रहा P। क्लियर हो गई ये बात? कोई परेशानी तो नहीं है? अगर बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो रहा है कि यहाँ गैस के मॉलिक्यूल जो इस कंटेनर के बीच में हैं, इधर हैं, तो यहाँ तो मामला सही है। पहली बात क्या, क्विक रिव्यू दोबारा से कर दूँ, पहली बात क्या, वो वॉन डर वॉल कहता है कि भाई आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पॉइंट कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते, ये गलत बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है लेकिन कैंसिल हो रही है। तो यहाँ तक तो बात सही है कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें तो अप डाउन लेफ़्ट राइट मॉलिक्यूल मौजूद हैं, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो आ रही है, लेकिन ये जो कंटेनर की दीवार से मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं इनकी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर एक पीछे रहने वाला मॉलिक्यूल जो है वो उसको आगे जाने वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार में कमी आ रही है और उस कम रफ्तार के साथ वो कंटेनर की दीवार से टकरा रहा है। और अब जो यहाँ प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा कर रहा है ये मॉलिक्यूल उतना प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये कम प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है। आपको चाहिए कि आप ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो प्रेशर है उसमें इस प्रेशर लॉस को ऐड कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। ये रहा प्रेशर लॉस, ये रहा
आपका वाला PV इज इक्वल टू nRT वाला PI आइडियल गैस का प्रेशर, और उससे अब आपको एक्चुअल प्रेशर पता चल जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन को जहन में रखिएगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने वॉल्यूम करेक्शन किया था। क्या ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। इसके अंदर वॉल्यूम में हमने करेक्शन की थी, तो ये क्या बन गया था? ये हमारे पास बना था V माइनस NB, ये हमारे पास बना। अब ये P जो है इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये PI प्लस P लॉस और ये V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अब आप फ़ौरन शोर मचाना शुरू मत कीजिएगा कि सर बुक के अंदर तो ये वॉन डेर वाल की करेक्ट इक्वेशन जो है वो मौजूद नहीं है, ये तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ तक तो आपने सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट के अंदर ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो आपने लिखी हुई है। भाई आगे चलते हैं। ये जो प्रेशर लॉस है ना, और ये आइडियल प्रेशर है, इसके अंदर भी हम थोड़ा बहुत रद्दो बदल करेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, एक बात जहन में रखिए, ये PV इज इक्वल टू nRT के अंदर ये जो प्रेशर है ना, ये PI है, तो PI की जगह पर ही कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए। अब यहाँ पर ये PI प्लस P लॉस ये है। ठीक है, अब ये P लॉस जो है वो प्रेशर जो कम प्रेशर है, जिसको अब आप इसमें शामिल करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेशर को, ताकि एक्चुअल प्रेशर आपके पास आ जाए। ये आया कब था? आपकी बुक के अंदर A जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया था कि ये कौन से मॉलिक्यूल है? वन मॉलिक्यूल विच स्ट्राइक द वॉल। मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। ए वो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जो कि कंटेनर की दीवार से टकरा रहा है जाके, ये वाला। ठीक है, इसको पीछे जब लेके आए हम इसी को, तो यहाँ भी इसके चारों तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, अप डाउन भी मौजूद है, लेफ़्ट राइट भी मौजूद है। ठीक है, इसी मॉलिक्यूल के जो कि आगे जाके कंटेनर की दीवार से टकरा रहा है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। A के इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 आ रही है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम B से। अदर मॉलिक्यूल्स विच सराउंड A, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने जो है वो घेर रखा है। किसको घेर रखा है? इस A को। ये बात जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है, A और B को आप जो है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते। A और B को जो है वो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे ज़रा एक बात बताइएगा, ये जो प्रेशर लॉस है इसका ताल्लुक जो है वो क्या इन दोनों से नहीं है? मतलब कॉमन सेंस की बात है भाई, जितने ज़्यादा इनकी तादाद होगी, ये A और B हैं क्या? मॉलिक्यूल्स हैं भाई। A जो है एक मॉलिक्यूल मैंने बताया। अब A एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कंटेनर की दीवार से टकरा रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है भाई, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि कंटेनर की दीवार से टकरा रहे हैं, ये हैं सब A। एक्चुअली असल बात ये है। और ये जो बीच में मौजूद हैं सारे के सारे, ये बीच वाले भी बाद में जाके इससे टकराएंगे कंटेनर की दीवार से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी हमें टोटल मॉलिक्यूल्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए,
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। इस कंटेनर के अंदर जो गैस मौजूद है उसका हर मॉलिक्यूल जाके जो है वो गैस के ये इस कंटेनर की दीवार से टकराएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, सारे मॉलिक्यूल हालत हरकत में हैं तो हर मॉलिक्यूल जाके जो है वो कंटेनर की दीवार से लाजमी टकराएगा। ठीक है, हर मॉलिक्यूल जो है प्रेशर लॉस को लाजमी शो करेगा। लेकिन अभी जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी है कि आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक तो ये वाले सारे मॉलिक्यूल आ गए जो टकरा रहे हैं। सपोज़ करें अगर हम इनको अभी रोक दें कि अभी ये हरकत नहीं कर रहे, सपोज़ करें ये मॉलिक्यूल्स हरकत नहीं कर रहे, तो आपके पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर। ये जो दीवार से टकरा रहे हैं ए वाले, और ये जो बीच में हैं बी वाले। समझ में आ गई बात? ये जो प्रेशर लॉस है, प्रेशर जो है, अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? प्रेशर लॉस भी बढ़ जाएगा ना, प्रेशर लॉस भी बढ़ जाएगा। और अगर इन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम कर दी जाए तो प्रेशर लॉस भी कम हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लॉस होगा, जितने कम मॉलिक्यूल होंगे उतना कम प्रेशर लॉस होगा। आसान सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेशर लॉस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और बी इसके प्रोडक्ट से। ए जो है वो भी मॉलिक्यूल्स की तादाद है, बी जो है वो भी मॉलिक्यूल्स की तादाद है। लेकिन ए कौन से मॉलिक्यूल हैं? कंटेनर की दीवारों वाले। और बी कौन से मॉलिक्यूल हैं? बीच वाले। मतलब टोटल मॉलिक्यूल अब आ गए। तो इन टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर लॉस भी बढ़ जाएगा, इनकी तादाद घटाएंगे तो प्रेशर लॉस भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है प्रेशर लॉस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब एक और ज़रा बात को समझ लीजिए, एक बात को आप ज़रा और यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर का क्या मतलब है? पर का मतलब है एक। पर स्टूडेंट जो है वो 10 रुपीज़ देगा। इस जुमले का क्या मतलब हुआ? पर स्टूडेंट 10 रुपीज़ देगा। इसका मतलब हर स्टूडेंट यानी कि हर एक स्टूडेंट जो है वो 10 रुपीज़ देगा। कोई मुश्किल बात तो नहीं बताइए, आसान सी बात बताइए। तो इसका मतलब ये कि हर, पर का मतलब हुआ एक या हर एक। तो सबसे अच्छा मतलब जो पर का है ना वो ये बनता है, कौन सा? हर एक। हर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। हर एक, पर का ये मतलब है। ये पर आपने कहीं और भी सुना है? बिल्कुल सुना है सर। किस जगह पर? इसको हम कहते हैं कि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है? तादाद, यानी कि मोल्स की तादाद। नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। देखें पर दोबारा आ गया ना, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। अब ये जो कंटेनर है, अगर हम सपोज करते हैं इसके अंदर जो है वो 20 मोल हैं गैस के, 20 मोल है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की जगह पर क्या आ जाएगा? 20। नंबर ऑफ मोल की जगह पे क्या आ जाएगा? 20। लेकिन इसके नीचे क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल, यानी कि टोटल मोल या मोल की तादाद। मैंने अभी क्या बताया? 20 मोल हैं इसके, 20 मोल, 20 मोल पर वॉल्यूम। पर का मतलब क्या है? हर एक। वॉल्यूम किस में लेते हैं हम? क्यूबिक डेसीमीटर में, क्यूबिक डेसीमीटर में। अब ये जो कंटेनर है इसको हम सपोज करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम, वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर है।
कितना है, पूरे के पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 4 क्यूबिक डेसीमीटर। ध्यान से सुनिएगा बात, 4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर ये रहा, यहाँ तक 1 क्यूबिक डेसीमीटर ये रहा, यहाँ तक 1 क्यूबिक डेसीमीटर ये रहा, यहाँ तक, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ये रहा, यहाँ तक। 4 क्यूबिक डेसीमीटर हो गए ना इस तरह से, 1 2 3 4, 4 क्यूबिक डेसीमीटर पूरा का पूरा ये आ गया। कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। इसी कंटेनर में जिसका वॉल्यूम 4 क्यूबिक डेसीमीटर है, इसके अंदर मोल्स की तादाद कितनी है, 20 मोल्स, 20 मोल है। तो जो गैस के मोल्स जो हैं वो अगर 20 मोल हैं, तो ये 20 मोल क्या 1 क्यूबिक डेसीमीटर में है कंटेनर के, या ये दूसरा जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है इसके अंदर है? ये पहला जो नीचे वाला 1 क्यूबिक डेसीमीटर है वॉल्यूम, क्या ये 20 मोल यहाँ पर है? क्या ये 20 मोल इस ऊपर वाले 1 क्यूबिक डेसीमीटर में है? क्या ये 20 मोल तीसरे वाले 1 क्यूबिक डेसीमीटर में है? क्या ये 20 मोल चौथे वाले 1 क्यूबिक डेसीमीटर में है? आप बोलेंगे सर कैसा सवाल कर रहे हैं आप, ये 20 मोल चारों में होंगे, यही बोलेंगे ना आप। आप बोलेंगे सर ये 20 मोल जो हैं पूरे कंटेनर में मौजूद हैं, तो इसका मतलब पूरे कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, 4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप कहेंगे सर ये 20 मोल जो हैं वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर में बराबर बराबर मौजूद हैं, बराबर बराबर इक्वल। तो यहाँ पर फिर मैं क्या ले आऊँगा, वॉल्यूम की जगह पर 4 ले आऊँगा, वॉल्यूम की जगह पर 4 ले आऊँगा। तो यहाँ तो मुझे टोटल पता चल रहे हैं, टोटल मोल जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं टोटल वॉल्यूम पे। देखें ये भी टोटल है और ये भी टोटल है ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई टोटल नहीं, अगर टोटल ही करना होता तो फिर ये पर क्यों लगाता, पर का मतलब हर एक, पर क्यों लगाता, पर का मतलब हर एक। आप मुझे 1 क्यूबिक डेसीमीटर का बताएं, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इसके अंदर कितने मोल आ रहे हैं। मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा, आसान सवाल है। आप मुझे टोटल क्यूबिक डेसीमीटर का मत बताएं कि टोटल क्यूबिक डेसीमीटर में 20 मोल आ रहे हैं, नहीं, आप मुझे 1 क्यूबिक डेसीमीटर का बताएं इसमें कितने मोल आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ बराबर बराबर का सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स अपने आप को बराबर बराबर एडजस्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली ये होगा कि 20 में से 5 मोल इसमें आ जाएंगे, 5 मोल इसमें आ जाएंगे, 5 मोल इसमें आ जाएंगे, 5 मोल इसमें आ जाएंगे। अब बात समझ में आ गई। पर क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास कितने मोल हैं, 5। पर क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास कितने मोल हैं, 5। अब आपको क्या करना है, सिंपल टेबल पढ़ना है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास क्या जवाब आया, 5, 5/1, ये जवाब आया ना, 5/1। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल को। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। यानी कि इसका मतलब अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर कंटेन 5 मोल्स। 1 क्यूबिक डेसीमीटर कंटेन 5 मोल्स। कोई परेशानी? अब इन मोल्स को हम, गैस के मोल्स को हम गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद की तरफ लेके चलते हैं। मोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। अब हम इसको, मोल्स को किसकी तरफ लेके जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद की तरफ। उसको भी हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यही n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लें, एक ही बात। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए पर क्यूबिक डेसीमीटर, पर क्यूबिक डेसीमीटर मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद, नंबर का क्या मतलब है, तादाद, कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर कितने जो है वो पार्टिकल्स की तादाद आ रही है, कितने जो है वो मॉलिक्यूल्स की तादाद आ रही है, वो बता दीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2000 मॉलिक्यूल जो हैं वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर में आ रहे हैं, तो दूसरे क्यूबिक डेसीमीटर में भी 2000 आएंगे,
तीसरे क्यूबिक डेसीमीटर में भी 2000 आएंगे, चौथे क्यूबिक डेसीमीटर में भी 2000 आएंगे, यानी कि टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 8000 हो जाएंगे 4 क्यूबिक डेसीमीटर के वॉल्यूम में। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर आ जाइए दोबारा, मैंने कहा था कि प्रेशर लॉस जो है वो पार्टिकल्स की तादाद के बराबर है। जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स की तादाद होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर लॉस होगा, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद जो कि ए और बी से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको नीचे जो है वॉल्यूम को भी लेना पड़ेगा। इसके नीचे भी जो है आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इसके नीचे भी आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बना, यानी कि ए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पर वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर कितने हैं ए मॉलिक्यूल्स, और बी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर कितने हैं, तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ गई बात? यानी कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स की तादाद बताने से मसला हल नहीं होगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स की तादाद होनी चाहिए, वॉल्यूम लाजमी साथ लगेगा। तो ये पी लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन वी और बी अपॉन वी। यहाँ तक हो गई क्लियर बात? आगे चलें। ठीक है भाई, आपका ऑब्जेक्शन यही था ना कि सर हमारे पास तो जो रियल गैस इक्वेशन है या वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन है उसमें पी आई प्लस पी लॉस तो है नहीं, वहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, तो जो कुछ लिखा हुआ है ना उसकी तरफ अभी हम आ रहे हैं। तो पी लॉस मैंने बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए अपॉन वी और बी अपॉन वी के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम ख़त्म करते हैं एक कॉन्स्टेंट आता है, याद है ना आपको? तो हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, ये हो गया पी लॉस, इक्वल का साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ए की जगह पर हम लिखेंगे एन अपॉन वी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए और बी पार्टिकल्स की तादाद ही है, तो हम एक्चुअल सिंबल उसका एन लेंगे यहाँ पर ए की जगह पर, और बी की जगह पर भी आ जाएगा एन अपॉन वी आ जाएगा। अभी देखें, आप थोड़ी देर बाद खुद ही बोलेंगे वाह सर ये तो बिल्कुल बन गया वैसे ही। अब इसकी तरफ चलते हैं, और n और n जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, n स्क्वायर। v और v जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, v स्क्वायर। ये a साइड में आ गया, ये हो गया p लॉस। ठीक है भाई, तो p लॉस जो है वो बराबर हो गया a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर के। इसका मतलब जहाँ p लॉस लिखा हुआ है वहाँ पर मैं इसको रख सकता हूँ। तो कहाँ लिखा हुआ है p लॉस, ये लिखा हुआ p लॉस, तो इसकी जगह पर हम रख देते हैं। अब इसको आगे लेके चलें इसी तरह, पी आई प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, और v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये लीजिए भाई आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन पूरी की पूरी आ गई। इसमें वॉल्यूम v की जगह पर v माइनस एन बी आ गया और p की जगह पर पी आई प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ गया। अब दोबारा वही मसला के बच्चे परेशान होते, सर कहीं पर n लिखा हुआ है कहीं पर n लिखा हुआ नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल। तो अगर 1 मोल हो तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर n के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ n लिखा हुआ वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। 1 के आने से आपकी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको जो है वो ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई ये भी वैन डर वाल इक्वेशन है, ठीक है, या ये भी रियल गैस इक्वेशन है, तो आप परेशान मत होइएगा। मिसाल के तौर पर ये आ जाती है पी आई प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये अगर आ जाती है तो समझ जाइएगा कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए ज़रा समझ जाइए
n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यानी कि एक ही मोल है सिर्फ गैस का। अगर एक से ज़्यादा मोल हैं गैस के तो इक्वेशन इस तरह से आएगी। एक से ज़्यादा मोल हैं अगर गैस के तो इक्वेशन इस तरह से आएगी। इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को आप एक मोल के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर आपको वो देता है ऐसी इक्वेशन जिसमें n है ही नहीं तो समझ जाइएगा कि ये इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल 1 है, ठीक है भाई। तो ये आपकी जो है वो सारी मैंने डेरिवेशन भी बता दी आपको और प्रेशर की करेक्शन की वजूहात भी आपको बता दी। इसके यूनिट्स की तरफ चलते हैं। अब ये दो कांस्टेंट है हमारे पास, एक ही हमारे पास ये b है और एक कांस्टेंट हमारे पास, एक ये b है हमारे पास कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट ये a है। क्योंकि ये a और b, ये जो दो कांस्टेंट आए हैं वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर या रियल गैस इक्वेशन के अंदर, इनके यूनिट्स जो हैं ज़रा उनको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे हम जो एग्जाम्पल अब करने जा रहे हैं ना उसमें ये a और b जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज़ वो आपको देगा डेटा के अंदर, ठीक है, और उनको ही यहाँ पर आपने यूज़ भी करना है। अब आगे चलते हैं। यूनिट्स ऑफ A एंड B। पहले A को ले लेते हैं, इसके क्या यूनिट बनेगा। अब A के लिए आपको याद होना चाहिए कि A जो है वो आया किससे था, यहाँ पर देख लें, प्रेशर लॉस इज इक्वल टू A n स्क्वायर। ये इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, किससे आया है, प्रेशर लॉस बराबर है A स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अब मैं इस A को अकेला करना चाहता हूँ, A स्क्वायर नहीं है, सॉरी, A अकेला है, n स्क्वायर है, V स्क्वायर है, A अकेला है, तो इस A को अकेला करना चाहता हूँ, V स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसके साथ लॉस नहीं लिख रहा, ठीक है भाई, तो ये V यहाँ पे आके मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर। चाहे तो मल्टीप्लाई का निशान ना लगाएं, अंडरस्टूड है, ये आ गया। और इस n को यहाँ ले आइए तो यहाँ पर ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये A आपको अकेला इस तरह से मिल जाएगा। वॉल्यूम V क्योंकि डिवाइड की हालत में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई की हालत में आएगा, P के साथ आ गया। N जो है मल्टीप्लाई की हालत में है A के साथ, तो डिवाइड की हालत में होगा, यहाँ आके आ गया और A आपका अकेला हो गया। आपको इस तरह से A और ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको घुमा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको यूँ कर लें, ठीक है, आप इसको यूँ कर लें, A इज़ इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, आप इसको यूँ कर लें। अब प्रेशर का यूनिट क्या है, आप बोलेंगे ATM। प्रेशर का क्या यूनिट है, ATM। फिर क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या यूनिट है, क्यूबिक डेसीमीटर। नंबर ऑफ मोल का क्या यूनिट है, मोल, MOL, ये इसका यूनिट है, MOL। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम 2 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। अब ये 2 क्यूबिक डेसीमीटर हैं, आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, 6 की पावर आ जाएगी। इसी तरह 2 जो मोल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो n के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 मोल हैं तो 2 यूनिट हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएं, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएं, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इससे बनेगा MOL2। समझ में आ गई बात। प्रेशर एक ही है इसीलिए इसका यूनिट हो गया ATM। तो जहाँ P लिखा है वहाँ ATM, जहाँ V स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर DM के ऊपर 6 की पावर, और जहाँ n स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर MOL, मोल के ऊपर 2 की पावर। और इस तरह से ये इसकी शक्ल अब बनेगी यूँ कि A बराबर हो जाएगा किसके, ATM। V स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 की पावर, और n स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, मोल के 2 की पावर।
अब ये मोल जो नीचे लिखा हुआ है ना MOL2 की पावर, इस मोल को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि ये मोल DM के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में आएगा, पहली बात। दूसरा फ़र्क ये होगा कि ये पावर प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इसकी नई शक्ल जो हमारे पास आएगी वो ये आएगी, A इज़ इक्वल टू ATM DM6 डॉट MOL-2। ये आपके पास यूनिट आ गया जो A कांस्टेंट है उसका। अब जो B कांस्टेंट है इसको भी देख लें ज़रा, इसका क्या बनेगा। B जो कांस्टेंट है, B याद है आपको किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम करेक्शन के अंदर ये B आ रहा है ना, तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चलते हैं B की तरफ, इसके यूनिट की तरफ। तो B किसके बराबर है? ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये बराबर है मोल, वॉल्यूम को जो है वो आप डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल पे। वॉल्यूम को आप डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल पे। उल्टा सिस्टम चल रहा है ना भाई, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम को भी तो नंबर ऑफ मोल पे आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो 50 टॉफ़ियाँ जो हैं वो 5 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 बच्चों को भी तो 50 टॉफ़ियों में डिवाइड कर सकते हैं ना आप। कॉमन सेंस की बात है। तो इसी तरह ये जो B जो वॉल्यूम है ये आप किस पे डिवाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल के ऊपर, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या यूनिट है? क्यूबिक डेसीमीटर। नंबर ऑफ मोल का क्या यूनिट है? मोल, MOL। इसके ऊपर भी +1 की पावर है, ये बात याद रखिएगा। अब इस मोल को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसी को, ये अगर आप इस तरह से लिख लें ना, ये भी सही है, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ नज़र आ जाए, लिखा हुआ नज़र आ जाए DM क्यूबिक डेसीमीटर डॉट MOL-1, ये लिखा हुआ नज़र आ जाए B के साथ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात एक ही है कि इस मोल को जब आप ऊपर लेके जाएंगे इसके साथ +1 की पावर है, ठीक है। तो ऊपर जाके ये जो है वो माइनस की हो जाएगी, DM क्यूब डॉट MOL-1। यहाँ पर +1 की पावर छुपी हुई थी, ठीक है, मैंने भी छुपा दी, लेकिन आपको पता होना चाहिए छुपी हुई है, ठीक है। हमने छुपा रखी है, यहाँ पर छुपी हुई होती है, उसको ज़ाहिर करना पड़ेगा अब, क्योंकि माइनस की पावर हो गई ना। +1 की होती है तो छुपा के रखें, कोई मसला नहीं। -1 की हो तो ज़ाहिर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास B का यूनिट आ गया, A का भी यूनिट आ गया, B का भी। एग्जाम्पल 4.5, एग्जाम्पल 4.6 ये देख लीजिए अब आप ज़रा। पेज नंबर आपकी बुक का 89 है। जितनी अच्छी ग्रिप आपकी एग्जाम्पल्स पे होगी, सेल्फ असेसमेंट पे होगी, उतनी अच्छी ग्रिप आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे होगी। हम इनको नेगलेक्ट कर देते हैं ना, तो आप इनको एग्जाम्पल्स को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करें। ये एग्ज़ाम में भी आ जाती हैं और एंट्री टेस्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल से आ जाती हैं। एग्जाम्पल 4.5, डेटा बना लें पहले इसका। क्या बोल रहा है ये? 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1 है, ठीक है। आगे कह रहा है इस केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 क्यूबिक डेसीमीटर। अमोनिया गैस को एक सिलेंडर में रखा जा रहा है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम उसने बताया 5.5 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये वॉल्यूम आपके पास आ गया 5.5 क्यूबिक डेसीमीटर। देखें जैसे मैं डेटा बना रहा हूँ ना, आप ऐसे डेटा बनाएं, धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएं, जो मालूमात मिलती जाए आप उसको लिखते जाएं। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अज्यूमिंग अमोनिया गैस एज अ रियल गैस। यहाँ पर आप देखें कि अमोनिया को जो है आपको रियल गैस के तौर पे लेना पड़ेगा। डिटरमाइन इट्स प्रेशर, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। द वॉन्डरवॉल कांस्टेंट फॉर अमोनिया आर A इज इक्वल टू 4.7। वॉन्डरवॉल कांस्टेंट जो A है इसकी
4.17 इसने आपको ATM क्यूबिक डेसीमीटर 6 और मोल -2 ये इसने आपको दिए। बी की वैल्यू दूसरे कांस्टेंट की भी उसने आपको वैल्यू दी है 0.0371 0.0371 क्यूबिक डेसीमीटर मोल -1। ठीक है भाई, क्या फाइंड आउट करना है आपको? प्रेशर फाइंड आउट करना है। आ जाइए, आपके पास ये वाली इक्वेशन है PV = nRT। क्या इस इक्वेशन से आप प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे? प्रेशर तो है ना भाई यहाँ पर भी, क्या इस इक्वेशन से प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे? नहीं। उसने क्लियरली बताया है कि आपको अमोनिया को रियल गैस के तौर पर लेना पड़ेगा, आइडियल गैस नहीं, रियल गैस। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। रियल गैस इक्वेशन इसकी जगह पर क्या आ जाएगी? P + AN²/V²। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? P - NB। और इसकी जगह पर आ जाएगा nRT। अब जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पर मोल्स की तादाद आ जाएगी, लेकिन उसने बता दिया कि नंबर ऑफ मोल तो 1 है। तो आप चाहें तो इसको नेगलेक्ट कर दें, n को यहाँ से हटा दें, गायब ही कर दें n को, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। अब आप वैल्यूज़ को पुट कर लें यहाँ पर। प्रेशर आपके पास कितना है? यहाँ पर प्रेशर जो है वो तो फाइंड आउट करना है। P + A कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 4.17 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है आपके पास 5.5 क्यूबिक डेसीमीटर, 5.5 क्यूबिक डेसीमीटर। सॉरी V - B होगा ये, V - B होगा ये। ठीक है भाई, आ गया दोबारा V यहाँ पर। और वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 5.5 दोबारा आएगा, 5.5 माइनस B की वैल्यू उसने हमें कितनी दी है? 0.0371 0.0371 इज इक्वल टू R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ जगह थोड़ी है तो नीचे लिख देता हूँ भाई, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। सेंटीग्रेड में कभी भी ना लें, आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका आसान सा हल है +273। 273 से आप प्लस कर दें टेम्परेचर में दिए गए, सेंटीग्रेड में दिए गए टेम्परेचर को। आप इसको जमा कर लें तो ये 70 और 90 ये बन जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन, आपको 300 केल्विन जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है भाई, ये आ गया। प्लस P + 4.17/5.5 होल स्क्वायर, 5.5 - 0.0371 इज इक्वल टू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300। 4.17 को आप डिवाइड कर दें, पहले 5.5 का स्क्वायर निकाल लें। तो 5 यहाँ भी डायरेक्ट हुआ है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, उससे हटिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप पहले इसका स्क्वायर निकाल लेंगे और उसको यहाँ रखें, फिर 4.17 को डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा 0.138। ठीक है, 0.138। 5.5 - 0.0371 आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 5.462 इज इक्वल टू 0.0821 को मल्टीप्लाई करें 300 से तो आपके पास जवाब आएगा 24.6। अब यहाँ पर थोड़ा एहतियात से काम करना है। 0.138 को मल्टीप्लाई करें तो ऐसा आपने काम नहीं करना, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी वरना आपसे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्योंकि
5.462 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो इसको उठा के आप यहाँ ले आएँ, ये हो जाएगा 24.65 पॉइंट, अब ब्रैकेट हटा दें भले, 462, और यहाँ पर रह जाएगा P प्लस 0.138। अब 24.6 को डिवाइड कर दें 5.462 पे, ठीक है, तो आपको एक नंबर मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो, इन्होंने तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल रखा है, अब क्या कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा भाई इसके लिए। $24.6 divided by 5.462, 4.5038, 4.5038 P प्लस 0.138। अब इस 0.138 को आप उस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस के निशान के साथ आ जाएगा, P आपको एक साइड पे मिल जाएगा, माइनस 0.138, माइनस 0.138, 4.365, 4.365, क्योंकि आपने प्रेशर फाइंड आउट किया है इसलिए इसके साथ यूनिट लाजमी लगाएं ATM। क्लियर हो गया भाई? तो आपने प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर लिया रियल गैस इक्वेशन की मदद से। एग्जाम्पल 4.6 की तरफ आ जाइए। एग्जाम्पल 4.6, इसमें बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। जैसे मैं डेटा बना रहा हूँ ना, आप ऐसे डेटा बनाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, इस केप्ट इन अ वेसल ऑफ 15.5 क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम भी आपको मिल गया 15.5 क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी आपको मिल गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप 273 से इसी वक्त जमा कर लें ताकि ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए, ये बन जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, आगे बोल रहा है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। अब 2 चीज़ें आपसे पूछ रहा है, प्रेशर का पूछ रहा है, प्रेशर का पूछ रहा है, लेकिन 2 चीज़ें, 2 सिचुएशंस में आपसे प्रेशर पूछ रहा है। बाकी वैल्यूज सारी ऐसी रहेंगी। जब आपके पास जो है वो गैस बिहेव एज आइडियल, अगर तो ये आइडियल गैस हो, गैस बिहेव एज रियल, नॉन आइडियल या रियल, तो आपके पास अगर गैस जो है वो रियल गैस हो, दोनों सिचुएशन में ज़रा चेक कीजिए कि आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन गैस का। अगर आप ऑक्सीजन गैस को एज एन आइडियल गैस लेते हैं तब भी फाइंड आउट करें प्रेशर, और अगर आप ऑक्सीजन गैस को एज अ रियल गैस लेते हैं तब भी आप प्रेशर फाइंड आउट करें ऑक्सीजन का। अब रियल गैस की बात आती है तो हमारे पास A और B की वैल्यूज़ होनी चाहिए। आपको पता है ये 2 कांस्टेंट हैं, तो इसकी वैल्यूज़ उसने आपको गिवन दी हुई हैं। A की वैल्यू है 1.36 और B की वैल्यू है 0.0318। A की वैल्यू 1.36 और B की वैल्यू 0.0318। ठीक है, तो ये पहला वाला मामला देख लेते हैं, तो बहुत ही आसान है। PV इज़ इक्वल टू NRT, आइडियल की उसने बात की है, P इज़ इक्वल टू NRT अपॉन V, और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। नंबर ऑफ मोल 2 हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821,
मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 310 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है 15.5 क्यूबिक डेसीमीटर। प्रेशर जो आपको मिलेगा यहाँ पर वो कितना मिलेगा 3.28 ATM 3.28 ATM मिलेगा। अब यहाँ पर अब जो दूसरा मसला है कि ऑक्सीजन गैस को एज अ रियल गैस लें आप, तो फिर इक्वेशन आपको कौन सी चाहिए P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर और V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। अब आप समझ जाएं मैंने NN यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि 1 मोल नहीं है भाई, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये P प्लस ये रहा प्रेशर आपका टारगेट, A की वैल्यू कितनी दी है 1.36 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है 15.5, इसका स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम फिर दोबारा आएगा 15.5 माइनस नंबर ऑफ मोल 2 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू 0.0318, ठीक है, इक्वल का साइन नंबर ऑफ मोल 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 310। अब इसको सॉल्व करते हुए अब ये करके, तो अब ये तो ना बोलें यार थक गया हूँ, कर लीजिएगा कैलकुलेट। तो बहरहाल आपके पास जो आखिर में प्रेशर निकलेगा, कर लेंगे ना कैलकुलेट या करके दिखाऊं? कर लेना यार, वर्बली बता देता हूँ, बहुत आसान है, स्टेप का ध्यान रखना। 15.5 का पहले स्क्वायर निकालें, फिर इसको इससे डिवाइड करें, ठीक है। जो भी जवाब आए P के साथ प्लस करके लिखना है, और यहाँ पर माइनस बाद में करना है, पहले 2 को 0.0318 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 माइनस का है यहाँ पर, तो आपके पास जवाब भी यहाँ माइनस का आएगा। जो भी जवाब आए 15.5 में से उसे माइनस करना है, तो ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। ये वाला तो बहुत आसान है, 2 को मल्टीप्लाई करें 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 310 से, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसका जो जवाब निकलेगा उसको उस साइड पे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, इसके जवाब के नीचे आएगा इसका जवाब, और इसका जो जवाब आएगा वो वहाँ जाके इनके जवाब से माइनस होगा, तो आपको प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। 3.27 इसका जवाब आएगा, 3.27 ATM। क्या फ़र्क आया दोनों के अंदर, ये देखें, यह है 3.28। आपने आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से जब प्रेशर फाइंड आउट किया 3.28 आया, आपने रियल गैस की मदद से जब प्रेशर फाइंड आउट किया 3.27 आया। प्रेशर कम बता रहा है आपको रियल गैस इक्वेशन के। भाई ये फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर वाला टॉपिक निमट चुका, ठीक है। आगे जो है हमारे पास 90 पेज के ऊपर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी डेरिवेशन है, उसको देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट, इसको देखेंगे तो ये टॉपिक भी हमारा निमट जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।